बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर के गांव में पायल अपनी माँ के साथ रहा करती थी। ये लोग बहुत गरीब थे। पायल की माँ दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया करती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। पायल पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी, इसीलिए पायल को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से गांव के बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। पायल गरीब थी, इसीलिए उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। पायल उन्हें फटे पुराने कपड़ों में ही कॉलेज जाती थी और कॉलेज में पायल की बहुत इंसल्ट भी होती थी। पायल के कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम था पूजा। पूजा को अपने अमीर होने का बहुत ज़्यादा घमंड था और एक दिन पूजा का जन्मदिन था। पूजा अपने दोस्तों से कह रही थी, मेरी बर्थडे पार्टी में तुम सभी ने आना है। तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा मेरे बर्थडे पर कितना बड़ा केक लेकर आते हैं। आज तक तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। राधा, देखो तो जरा, ये पायल हमारी बातें कैसे सुन रही है। चलो इसकी टांग खींच कर आते हैं, गरीब बेचारी। ऐसा कहकर पूजा पायल के पास जाकर उससे कहती है, क्यों पायल, तुम्हारा बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं होता होगा ना। तुम्हें क्या पता कि केक होता कैसे है। चॉकलेट केक, बनाना केक, स्ट्रॉबेरी केक, यम, कितना टेस्टी लगता है। बेचारी पायल। चलो ठीक है, मैं तुम्हें केक खाने का मौका देती हूँ। तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ जाना, मगर हाँ, कपड़े थोड़े ठीक पहन कर आना। जो कॉलेज में फटे पुराने पहन कर आ जाती हो ना, ऐसे मेरी पार्टी में मत पहन कर आना, वरना मेरी पार्टी की सारी रौनक ही खराब हो जानी है। पूजा, तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही हो, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। मेरे पास तो बस यही कपड़े हैं। अगर तुम्हारी इंसल्ट होगी तो ठीक है, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आऊँगी। नहीं नहीं, आ जाना। तुम्हारी माँ भी तो लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करती है, तो तुम भी मेरी पार्टी में आकर गंदे बर्तन साफ कर देना। इसी बहाने तुम्हें केक भी तो खाने को मिल जाएगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ इतना स्वादिष्ट केक खाने का। क्यों राधा, ठीक कह रही हूँ ना मैं। पूजा की बातें सुनकर पायल को बहुत ज़्यादा दुख होता है और पायल रोते हुए घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आज 17 बरस की हो गई हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरा एक भी जन्मदिन आपने मनाया हो। मेरा जन्मदिन आप क्यों नहीं मनाती माँ? मेरा भी तो दिल चाहता है मेरे लिए केक आए और सब मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए, लेकिन आज तक मेरा एक भी जन्मदिन नहीं मनाया गया माँ। मैं इस बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ माँ। कॉलेज में सब लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा भी बहुत दिल चाहता है तुम्हारा जन्मदिन मनाने को, लेकिन क्या करूँ, लोगों के घर काम करके चंद ही तो रुपए मिलते हैं। उसमें तुम्हें पढ़ाना भी और घर का खर्च भी चलाना है। बचपन में ही तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे और तब से आज तक मैं लोगों के घर काम कर करके तुम्हें पाल रही हूँ, और कभी इतने पैसे इकट्ठे ही नहीं हुए कि मैं तुम्हारा जन्मदिन मना सकूँ। पायल को अपनी माँ की बात सुनकर सब्र आ जाता है और वो जिद छोड़ देती है कि उसे भी जन्मदिन मनाना है। शाम हो जाने के बाद पायल की माँ सपना की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और सपना पायल से कहती है, पायल, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बदन बिल्कुल टूटा जा रहा है, और मेरी मैम साहब की बेटी का आज जन्मदिन भी है, और अगर मैं ना जा सकी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। इसीलिए बेटी, आज शाम तुम चली जाना। ठीक है माँ, मैं चली जाऊँगी, आप आराम कीजिए। ऐसा कहकर पायल अपनी माँ के बदले काम करने चली जाती है। पायल वहाँ जाकर देखती है तो जहाँ पायल की माँ काम करती है तो वो पूजा का घर होता है। पूजा पायल को देखकर उससे कहती है, अरे वाह पायल, तुम तो केक खाने का बहुत बेताब हो रही हो और मेरी शर्त मानकर यहाँ के बर्तन साफ करने आ गई हो। ठीक है ठीक है, अच्छी तरह बर्तन साफ कर देना, और जो मेहमानों से केक बचेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं पूजा, तुम गलत सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर नहीं आई हूँ। मेरी माँ तुम्हारे यहाँ काम करती है
और मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है और मैं उन्हीं की जगह काम करने आई हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा बचा कुचा केक खाने का। मैंने आज तक केक नहीं खाया तो अब भी नहीं खाऊंगी और मैं अपना काम करके वापस चली जाऊंगी। ये कहकर पायल घर का काम करने लगती है। पूजा की बर्थडे पार्टी बहुत शानदार होती है। पायल उदासपन से उस पार्टी को और केक को देखती रहती है और अपना काम करती रहती है। झाड़ू पोंछा झूठे बर्तन सब काम करके वो अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी रास्ते में एक जगह बैठकर वो रोने लगती है। पूजा का केक कितना स्वादिष्ट लग रहा था, मैंने तो आज तक केक खाया ही नहीं। कल मेरा भी बर्थडे है लेकिन मेरी किस्मत तो ऐसी नहीं कि मैं अपना बर्थडे मना सकूं और केक खा सकूं। अगर मैं भी पूजा की तरह अमीर होती तो मैं भी बहुत बड़ा केक मंगवाती और जो बच्चे केक नहीं खा पाते उन बच्चों को खिलाती। मगर मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत कितनी खराब है। पायल इतना कहकर रोने लगती है कि तभी पायल के सामने एक परी आती है और पायल से कहती है, पायल तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तुमने कहा कि तुम बड़ा केक मंगवाकर जिन बच्चों को केक नहीं मिलता उन बच्चों को केक खिलाती। तुमने अपने लिए केक नहीं मांगा। तुम बहुत ही अच्छी हो पायल, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम्हारे जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा जादुई केक आएगा। तुम जितने बच्चों को केक खिलाना चाहती हो खिला देना, वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो जादुई विशाल केक होगा। तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पायल, क्योंकि वो जादुई विशाल केक होगा। क्या सच में? आप सच में कह रही हो परी? सच में ऐसा हो सकता है? कल मेरा जन्मदिन ऐसा मनाया जाएगा और केक भी बड़ा आएगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ। कहीं ये बात सुनकर मैं मर ही ना जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी वहाँ से चली जाती है और पायल परी की सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। और अगले दिन पायल कॉलेज में जाकर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, मैं आप सभी को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती हूँ। आप सभी मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आना। क्यों, हम वहाँ आकर सूखी रोटी खाएंगे क्या? नहीं भाई, हम तेरे जैसे गरीब के बर्थडे में नहीं आएंगे। वहाँ आकर हमारी इंसल्ट होगी। क्यों राधा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं पूजा, मैं तुम्हें सूखी रोटी नहीं खिलाऊंगी, मैं तुम्हें केक ही खिलाऊंगी और तुमसे बर्तन भी साफ नहीं करवाऊंगी। ठीक है ना? तुम शाम को आ जाना और देखना कि मेरा कितना बड़ा केक है। ऐसा कहकर पायल अपने घर आ जाती है। फिर जैसे परी ने पायल से वादा किया था, परी अपना वादा पूरा कर देती है। पायल के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आ जाता है। पूजा और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है ये देखने के लिए कि पायल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो वो जन्मदिन की पार्टी दे रही है, और उसके पास इतना बड़ा केक कहाँ से आ रहा है। पूजा और उसकी फ्रेंड पायल का इतना बड़ा केक देखकर अचंभित हो जाती है। राधा, कि मैं क्या देख रही हूँ? इस गरीब के पास इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। इस गरीब की बर्थडे पार्टी अपनी बर्थडे पार्टी से बड़ी नहीं होने दे सकती मैं। कॉलेज में तो मेरी नाक ही कट जाएगी। मैं इतनी अमीर होकर इतना बड़ा केक नहीं लेकर आई और इस गरीब के पास इतना बड़ा केक। नहीं नहीं राधा, कुछ तो करना होगा मुझे। ऐसा कहकर पूजा पायल का केक खराब करने चली जाती है। तभी पूजा के हाथों में आग लग जाती है। आह पायल, मेरे हाथों में आग लग गई है, जल्दी बुझाओ, बहुत जलन हो रही है। पायल प्लीज मेरे हाथों की आग बुझाओ प्लीज। तभी पायल पूजा के पास आती है और उससे कहती है, पूजा, तुम मेरे इस बड़े केक को गिराना चाहती थी ना, लेकिन शायद तुम भूल गई, ये कोई मामूली केक नहीं, ये जादुई विशाल केक है और ये केक मुझे परी ने दे दिया है। ये अब तुम्हारी आग तभी बुझेगी जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी। तुमने मेरे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है।
पायल, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और मुझे तुमसे जलन हो गई थी। बस इसीलिए मैं तुम्हारा केक गिराना चाहती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई सामान खरीद नहीं सकता तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा कहकर पूजा पायल से माफ़ी मांगती है। पूजा की बातें सुनकर पायल पूजा को माफ़ कर देती है और बहुत खुशी से पायल का जन्मदिन मनाया जाता है। वो जादुई विशाल केक से पायल बहुत सारे अनाथ बच्चों को केक खिलाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच सके। कुछ समय पहले एक गांव में कीर्ति नाम की एक औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। कीर्ति और इसकी बेटियां चूड़ियां बेचने का काम करती थी, इसी से इनका गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बाद कीर्ति अपनी 5 बेटियों की शादी तय कर देती है, लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांगते हैं। माँ, लड़के वाले तो इतना सारा दहेज मांग रहे हैं, अब तुम कैसे इतना दहेज दोगी? हाँ माँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सालों से एक बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ, मैं उस बैंक से पैसे निकाल कर ले आऊँगी। फिर अगले दिन कीर्ति अपने बैंक से पैसे निकालने पहुँच जाती है, लेकिन अपने बैंक से सारे पैसे गायब देखकर कीर्ति के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कीर्ति जब बैंक के मैनेजर से इस बारे में बात करती है तो बैंक का मैनेजर उसे डांटकर वहां से भगा देता है। अरे बहन, तुमने इस बैंक में खाता खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बैंक मैनेजर बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के पैसे हड़प लिए हैं। अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाय, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। बिना पैसे के तो मेरी बेटियों की शादी ही टूट जाएगी। इसके बाद कीर्ति घर जाकर अपनी बेटियों को सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें पहाड़ी के पीछे वाली नदी के पास जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ एक शक्तिशाली जलपरी रहती है, हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। माँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो जलपरी हमारी ज़रूर मदद करेगी। लेकिन बेटी, वो जलपरी अच्छी है या बुरी, हमें तो कुछ भी नहीं पता। कहीं वहाँ जाकर कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन वो 5 बहनें पहाड़ी के पीछे वाली नदी के किनारे पहुंच जाती है। इसके बाद वो सभी आवाज़ देकर जलपरी को बुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में नदी के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी बाहर निकल आती है। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम सब बहुत गरीब हैं जलपरी, हमारी शादी तय हो गई है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं, इसीलिए हम सब आपके पास मदद मांगने आए हैं। हमने सुना है आप बहुत शक्तिशाली हो, दया करके हमारी लाचारी पर तरस खाएं और हमारे पैसों की समस्या दूर कर दीजिए जलपरी। इन 5 की दुख भरी बातें सुनकर जलपरी को इन पर तरस आ जाता है। जलपरी इन दोनों बहनों को 2 सोने के सैंडल देते हुए कहती है, इन दोनों सैंडल से तुम लोग जिस मुर्गे की पिटाई करोगी वो मुर्गी सोने की बन जाएगी। लेकिन हाँ, याद रखना, इस सैंडल का इस्तेमाल तुम सब सिर्फ एक वक्त के लिए ही कर सकती हो। कल सुबह आकर तुम लोग इधर मुझे मेरी सैंडल वापस कर देना। ठीक है जलपरी, मैं कल आकर आपको दोनों सैंडल लौटा दूंगी। इसके बाद जलपरी का शुक्रिया अदा करके ये 5 बहनें अपने गांव वापस चली जाती है। फिर वो सभी कुछ मुर्गियों को पकड़कर जादुई सैंडल से इनकी पिटाई करने लग जाती है। देखते ही देखते वो सारी मुर्गियां सोने की बन जाती है।
ये देखकर सभी बहनें खुशी से उछल जाती है। इसके बाद वो पांचों सारे सोने की मुर्गियां शहर में जाकर बेच देती है और बदले में इन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखो माँ, हमारे पास कितने सारे पैसे जमा हो गए हैं, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब उस दयालु जलपरी की वजह से हुआ है। चलो अब उसे उसकी दोनों सैंडल वापस कर देते हैं। फिर पांचों बहनें दोनों सैंडल लेकर नदी की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लड़कियां इनका रास्ता रोक लेती है। इन सभी लड़कियों के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों ने वो जादुई सैंडल इस्तेमाल करके इन सभी मुर्गियों को सोने की मुर्गियों में बदला है ना। चलो ये सैंडल हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी बेमौत मारी जाओगी। अरे अचानक ये कैसी मुसीबत आ गई, अब हम क्या करेंगे? जलपरी ने बहुत विश्वास करके हमें ये दोनों सैंडल दिए हैं दीदी। हमें इनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इन दोनों सैंडल की हिफाजत करनी ही होगी। लेकिन हम क्या करें, इन सब के पास तो बड़ी बड़ी तलवारें हैं। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि तभी जादुई सैंडल से एक आवाज आती है। तुम लोग चिंता ना करो, हम दोनों इन लड़कियों को सबक सिखाएंगे। फिर अगले ही पल इन दोनों सैंडल से ढेर सारा गर्म पानी इन सभी लड़कियों के ऊपर गिरने लगता है। आ आ मर गए रे, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे बचाओ, आओ बचाओ। इस तरह वो सभी लड़कियां दर्द के मारे रोने और चिल्लाने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में इन सभी लड़कियों का शरीर पत्थर की मूर्तियों में बदल जाता है। अब ये सब लड़कियां 1 महीने तक पत्थर की मूर्ति बनी रहेंगी। इस तरह इन सभी लालची लड़कियों को उनका लालच का सबक मिल जाता है और दूसरी तरफ पांचों बहनें उस जलपरी को उसकी जादुई सैंडल लौटा देती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद इन पांचों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। सभी बहनें अपने ससुराल जाकर पहुंची और खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, केसर नाम की एक औरत अपने 3 बेटियों के साथ विजयपुर के गांव में रहा करती थी। केसर का पति लोगों की गाड़ियों की सफाई का काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही केसर का घर चलता था। उस समय गांव में बहुत गर्मी थी। मोहिन दिन रात धूप में काम करने के कारण बीमार पड़ गया और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। केसर को जैसे ही ये बात पता लगती है, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसे अपनी तीनों बेटियों का ख्याल रखना था, इसीलिए वो खुद को संभालती है और तीनों बेटियों को संभालने का जिम्मा भी अपने सर ले लेती है। केसर की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी रिया, उससे छोटी थी प्रिया और फिर आंचल। रिया बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वह अपनी माँ का दुख, घर की जिम्मेदारी और बाकी सब चीज़ों को दुख बड़ी ही समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी तरफ प्रिया और आंचल को अपने आप से ही मतलब था। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में क्या परेशानियां हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए केसर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है, पर वो इतना सब कुछ करके भी अपनी दोनों बेटियों प्रिया और आंचल को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन महीने के आखिर में जब केसर को अपने काम की सैलरी मिलती है, तो वो कुछ राशन और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर आते हुए रास्ते में अचानक एक गाड़ी केसर को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसीलिए केसर की जान तो बच जाती है, पर उसे काफ़ी चोटें आती हैं। कुछ लोग केसर की मरहम पट्टी करा के उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर रिया की तो जैसे सांसें ही अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें कैसे आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो ना, तुम हमारे लिए बर्गर लेकर आई हो ना ही खाने को कुछ,
ऊपर से चोट लगवाकर तुम बिस्तर पर बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका तो ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक तो माँ को इतनी चोट लग गई और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर खाने की पड़ी है। माँ, आज से घर पे आप रहोगी और हम तीनों कल से शहर पर काम ढूंढने जाएंगे। पर रिया, नहीं माँ, अब और नहीं। आपको मेरी बात मानना ही होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन रिया, प्रिया और आंचल को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और आंचल को रिया पहले ही से पसंद नहीं थी, लेकिन जो कुछ कल हुआ उसके बाद से तो प्रिया और आंचल रिया से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में प्रिया और आंचल बात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती ये रिया की बच्ची खुद को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हमें नौकर बनाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को करने चाहिए, लेकिन ये रिया की बच्ची हमें शहर लेकर जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं काम वाम के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम के लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बीच जंगल के रास्ते में जंगली जानवर होंगे। हम रिया को उस जंगली जानवर के पास छोड़ देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर चले जाएंगे, और माँ तो है ही हमें खाना खिलाने वाली। वाह दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों रिया के साथ जाने लगती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आंचल और प्रिया को झाड़ियों के पीछे दो शेर आपस में लड़ते नजर आते हैं। तभी वो दोनों आपस में इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर रिया को धक्का दे देती है और वहां से भाग जाती हैं। बेचारी रिया जैसे तैसे करके वहां से भागती है और 3 खूबसूरत महल के पास पहुंच जाती है। वहीं महल के करीब ही रिया को आंचल और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही होती है कि तभी वहां एक परी आती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन 3 खूबसूरत महल की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। आप जो 3 महल सामने देख रहे हैं, इनमें से पहला महल हीरे से भरा हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरा महल सोने और चांदी से भरा हुआ है, और तीसरे महल में बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की ज़रूरत है। आप तीनों इन तीनों महल में से कोई एक महल चुन सकते हैं अपने लिए। हीरे तो बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तो हीरे वाला महल चुनूंगी। सोने चांदी से तो मैं पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसीलिए मैं दूसरा यानी सोने चांदी वाला महल को चुनूंगी। सोना चांदी हीरे तो सब यहीं रह जाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वह लोगों की दुआएं, और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तीसरा महल चुनती हूँ। तीनों बहनें अपने चुने हुए महल में चली जाती हैं। प्रिया को अपने महल में खूब जानवर मिलते हैं जो उसके शरीर को खा जाते हैं। आंचल को अपने महल में बहुत सारी चुड़ैलें मिलती हैं जो उसे अपने जादू से खत्म कर देती हैं, और रिया को अपने महल में सोने चांदी और खूब सारी धन दौलत मिलती है। रिया महल की तरफ से मिले हुए हीरे जवाहिरात को लेकर वापस बाहर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ नहीं है। तभी वो परेशान होकर परी से पूछती है, परी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बहनें कहाँ हैं? परी सारी कहानी रिया को बताती है, जिसे सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, परी प्लीज मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उनके लालच ने उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है, लेकिन वो आखिर में मेरी बहनें हैं। प्लीज परी, उन्हें बचा लीजिए। पर उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भी इज्जत नहीं की, दूसरों को बुरा भला कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। हाँ परी, चाहे वो जैसे भी हो, पर है तो मेरी बहनें। पर अभी नहीं तो बाद में मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो,
तुम्हारा भला हो। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से ही मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटा देती हूँ। ऐसा कहकर परी दोनों महल पर अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और प्रिया और आंचल को वापस ले आती है। आंचल और प्रिया को जब रिया की अच्छाई का पता लगता है तो वो रिया से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये देखकर परी तीनों बहनों को सोने चांदी के जेवर देती है, जिसे लेकर तीनों बहनें अपनी माँ के पास जाती है और उसकी सेवा करती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक समय की बात है, कविता अपनी छोटी बहन प्रिया और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। कविता के माता पिता लकड़ियों का काम किया करते थे, लेकिन एक दिन किसी एक्सीडेंट के कारण कविता के माता पिता की मौत हो जाती है। इस घटना से दोनों बहनों को बहुत सदमा लगता है, इसलिए कि उनका इस दुनिया में उनके माता पिता के सिवा कोई नहीं है। अपने माता पिता को खोने के बाद दोनों बहुत अकेली हो जाती हैं, लेकिन कविता जानती थी कि वो बड़ी है और उसे अपनी छोटी बहन को संभालना है, इसीलिए वो खुद को संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पैसों की कमी के कारण घर में खाने को कुछ नहीं होता। कभी कभार तो कविता लोगों से मांग कर अपनी छोटी बहन प्रिया का पेट भर देती और खुद भूखी ही सो जाती, लेकिन अब गांव वालों ने भी खाना देने से साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। प्लीज़ दीदी, कुछ खाने को दीजिए ना। बेचारी कविता अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी ना कर सकी। वो उदास हो जाती है कि जब भी प्रिया कहती है, दीदी आपको याद है एक बार आपने मेरी बर्थडे पे पिज़्ज़ा बनाया था और वो हर किसी को खूब पसंद आया था। सबने आपके पिज़्ज़े की कितनी तारीफ़ की थी। हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ प्रिया। उस दिन गांव के सरदार ने भी मेरे पिज़्ज़े की खूब तारीफ़ की थी। हाँ दीदी, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी एक बेकरी खोल लेनी चाहिए। आप सच में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हो। अगर आप बेकरी खोल लोगे तो हमारी बहुत सी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन प्रिया, मैं जानती हूँ अब आप पैसों की बात करोगे। देखिए ना दीदी, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास ये घर तो है ना। आप जिम्मेदार को ये घर गिरवी रखवा दो, फिर जब आप बेकरी खोलोगे और उससे जो पैसा आएगा तो उससे हम घर वापस ले लेंगे। बात तो तेरी सही है, छोटी होकर भी तू कितनी समझदारी की बात करती है। थैंक यू माय लिटिल सिस्टर। इसके बाद कविता जिम्मेदार के घर जाती है और जिम्मेदार को घर के कागजात देते हुए सारी बात बताती है। देखो कविता, मैं तुम्हें अभी ही सारी बात साफ साफ बता देता हूँ। अगर तुमने 1 साल के अंदर अंदर मेरा पैसा मुझे वापस ना दिया तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। कविता जिम्मेदार की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसे प्रिया की बातें याद आती है और वह जिम्मेदार को घर के कागजात देकर उनके बदले पैसे ले आती है और उन पैसों से बेकरी खोल लेती है और घर का राशन भी ले आती है। कविता की बेकरी के सामने गांव की एक औरत सवेरा नाम की बेकरी भी थी। गांव में बस यही एक बेकरी थी, जिसकी वजह से सब सवेरा से ही सामान लिया करते थे। इसी कारण कविता की बेकरी चल नहीं पा रही थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन प्रिया कविता से कहती है, दीदी मेरी दोस्त का कल जन्मदिन है और मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है देने को। अगर आप कोई अच्छा सा पिज़्ज़ा बना दोगी तो मैं पार्टी में ले जाऊंगी, अपनी दोस्त को गिफ्ट दे दूंगी। कविता प्रिया की दोस्त के लिए पिज़्ज़ा बनाने में लग जाती है और वो प्रिया को दे देती है। प्रिया वो पिज़्ज़ा पार्टी में ले जाती है। उसके सभी दोस्तें वो पिज़्ज़ा खाती हैं और इसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाती। प्रिया, ये पिज़्ज़ा तुमने कहाँ से लिया? ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, इसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ हमें शॉप का एड्रेस तो दो जहाँ से तुमने पिज़्ज़ा लिया है। प्रिया अपने दोस्तों को सब बताती है कि उसकी बहन की बेकरी है और उनको अपनी बेकरी का एड्रेस भी देती है।
उस दिन के बाद से कविता की बेकरी पे लोग आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही सवेरा के कस्टमर्स भी कविता की दुकान पर आने लगते हैं, जिसे देखकर सवेरा को खूब गुस्सा आता है और वो कहती है, बस बहुत हुआ, इस कविता की बच्ची का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि कस्टमर इसके पिज्जा पर थूकेंगे। सवेरा ऐसा सोच रही होती है कि उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन कविता को 50 पिज्जा का ऑर्डर मिलता है और वो रात उसे तैयार करके दुकान बंद करके घर के लिए निकल खड़ी होती है। सवेरा अपनी दुकान से छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। कविता के जाने के बाद सवेरा चुपके से कविता की बेकरी में घुस आती है और उस पिज्जे पर जहरीली दवाई डाल देती है। अगले दिन गांव के लोग कविता के पिज्जा खाते हैं तो खूब बीमार पड़ जाते हैं और उनकी जान खतरे में आ जाती है, जिसे देखकर गांव के लोग कविता की बेकरी जला देते हैं, यहाँ तक कि उसका घर भी जला देते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे पिज्जे में ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या जहर था कि मेरे सारे मेहमान बीमार हो गए और आधे हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे हैं। आइंदा इस गांव में नजर नहीं आना, दफा हो जाओ यहाँ से। कविता और प्रिया रोते रोते गांव से चले जाते हैं और एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं कि अचानक उनकी नजर दरख्त पर पड़ती है, जिस पर एक परी रस्सी से बंधी हुई होती है। कविता और प्रिया उस परी को बाहर निकालते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। चुड़ैल ने मेरी शक्ति छीन कर मुझे यहाँ बांध दिया था, अब मेरी शक्ति वापस आ गई है। क्या हुआ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? इसके बाद कविता परी को सारी कहानी बताती है कि किस तरह किसी ने उनके पिज्जे में कुछ मिलाकर गांव के लोगों को बीमार कर दिया और अब उनके पास ना खाने को कुछ है और ना ही रहने को कोई जगह। ये सब सुनकर परी कहती है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें जादुई पिज्जे का एक घर देती हूँ, जिसमें जाकर तुम देख सकती हो कि ये सब कुछ किसने किया और गांव के सभी लोगों को भी दिखा सकती हो और इससे तुम अपनी बेकरी भी बना सकती हो और यहाँ तुम्हें खाने को भी मिलेगा। कविता वो जादुई पिज्जे में चली जाती है और गांव के सभी लोगों को सच्चाई दिखाती है, जिसे देखकर गांव के लोग सवेरा को गांव से निकाल देते हैं। कविता और प्रिया उस परी को धन्यवाद करके वापस पिज्जे घर में चली जाती हैं और अपनी बड़ी सी बेकरी खोल लेते हैं और कविता और प्रिया हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।